ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो कर्व है ये एग्जैक्टली है क्या? ये कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच में प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि PO2 है, और वहीं जो वाई एक्सिस है दैट इज द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब पार्शियल प्रेशर है क्या? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन का वो अमाउंट जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है वो कहलाता है ऑक्सीजन टेंशन, और इसी को ही बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वहीं जब हम परसेंट सैचुरेशन की बात करते हैं तो इसको कैसे डिफाइन हम करेंगे? द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट बाउंड विद ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है दैट इज द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसी को ही ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी को ही बोला जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो कर्व है ये नॉर्मल कंडीशन में एस शेप्ड है। दिस कर्व इज इन द नॉर्मल कंडीशन इज एस शेप्ड, और इसी को ही हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। इसी कर्व को बोला जाता है सिग्मोइड कर्व। अब यहाँ पे ये जो कर्व बनता है ये शो करता है कि जब पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन का तो परसेंट सैचुरेशन भी बढ़ेगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन शो करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की तो पार्शियल प्रेशर किस तरीके से परसेंट सैचुरेशन करवाता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है 25। अगर पार्शियल प्रेशर 25 है तो यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन होगा 50%, यानी कि यहाँ पे सैचुरेशन जो शो होगा वो शो होगा 50%। कहने का ये मतलब है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 होगा तो परसेंट सैचुरेशन 50 होगा, यानी कि ब्लड में 50% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वहीं जब ये पार्शियल प्रेशर 70 होगा या 75 होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर है 70 नहीं 40 होगा, पार्शियल प्रेशर जब 40 होगा तो परसेंट सैचुरेशन होगा 75। सो हियर like this. So here if the partial pressure is 40% saturation is 75, यानी कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है तो 75% ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है। थोड़ा सा अगर पीछे वाले टॉपिक्स पे जाएं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 कब होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। तो ध्यान रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 75% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है। पार्शियल प्रेशर कम होने के बाद भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और परसेंट सैचुरेशन 75% होता है। वहीं अगर पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है, इफ द पार्शियल प्रेशर इज 100 mm ऑफ Hg तो परसेंट सैचुरेशन होगा 95%, यानी कि जो 95% है वो क्या शो हो रहा है? परसेंट सैचुरेशन शो हो रहा है। कहने का मतलब ये है
कि ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ेगा परसेंट सैचुरेशन भी बढ़ेगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 100 है बट परसेंट सैचुरेशन 95 ही है, 100 नहीं है। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, वो टूटेगा, उसका सैचुरेशन 100% नहीं हो सकता, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ 100% सैचुरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर इसको फिर से एक बार हम डिस्कस करें कि किस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बदलता है, तो परसेंट सैचुरेशन भी उसके साथ वेरी करता है। पार्शियल प्रेशर सबसे पहले हमने पढ़ा 25 mm ऑफ Hg है। पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट है वो mm ऑफ Hg में ही काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन है 50%, यानी कि ब्लड में 50% ऑक्सीजन मौजूद है। वहीं अगर पार्शियल प्रेशर है 40 तो परसेंट सैचुरेशन इज 75%, यानी कि परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज 75%। एंड इफ द पार्शियल प्रेशर इज 100 सो परसेंट सैचुरेशन इज 95, यानी कि 100% सैचुरेशन नहीं है। तो जब ये ग्राफ लोअर पार्ट टू अपर पार्ट चलता है, यानी कि इस हिस्से से और आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। ये दो पार्ट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो अपर पार्ट है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को बना रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा, यानी कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, और इसका जो लोअर एंड है वो डिसोसिएशन शो कर रहा है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है वो एक सिग्मॉइड कर्व है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसको हम एस शेप्ड भी बोलते हैं, एस शेप्ड कर्व। किस किस के बीच में बनता है? परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में प्लॉट किया जाता है। Next is the sigmoid shape is because of the binding of O2 with hemoglobin। ये sigmoid shape क्यों आई इसकी? ये sigmoid shape ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के बनने को रिप्रेजेंट करती है because of the binding of O2 to hemoglobin। जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल as the first O2 molecules bind to hemoglobin, जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो वो दूसरे की एफिनिटी को बढ़ाता है, increases the affinity for the second molecule of oxygen to bind attract more O2, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते जाएं। अब यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये नॉर्मली सिग्मॉइड शेप है। तो नॉर्मली ये जो कर्व है ये है सिग्मॉइड शेप, ये जो बीच वाला कर्व है ये सिग्मॉइड शेप कर्व है नॉर्मली। अब ये जो कर्व है ये दो तरीके से बदल सकता है, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है, राइट में शिफ्ट हो सकता है। जब ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, और जब ये राइट में शिफ्ट हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो कर्व है ये लेफ्ट में कब शिफ्ट हो रहा है? जब ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होता है यानी कि इस तरफ जाता है तो जो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं वो सबसे पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट करना ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा एफिनिटी को शो करता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है।
तो बनने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, बॉडी टेम्परेचर भी कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बॉडी टेम्परेचर कम है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बट पीएच ज्यादा है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कम है, टेम्परेचर भी कम है, डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये सारी कंडीशन आएंगी, इसी के साथ साथ एक और कंडीशन है, दैट इज 2,3-DPG का होना। 2,3-डाई फॉस्फोग्लाइसरेट। ये 2,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट क्या है? जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के टूटने से पायरूवेट बनते हैं। पायरूवेट जब बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस का बाय प्रोडक्ट है एंड इट्स प्लेंटिफुल इन आरबीसी, यानी कि ये आरबीसी में खूब मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 2,3-DPG भी कम होता है। तो जब 2,3-DPG कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, बट PO2 बढ़ रहा है और pH बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और शो करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के बनने को। वहीं जब ये ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा तो ये सारे पैरामीटर्स जितने भी हमने पढ़े हैं, ये सारे पैरामीटर्स बदल जाएंगे। किस तरीके से बदलेंगे? ऑपोजिट काम करेंगे। याद रखने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होगा। तो जब ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा, राइट की तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे? राइट की तरफ आने के लिए जो चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है वो PO2 कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयंस भी ज़्यादा होंगे, बट pH कम हो जाएगा और जो 2,3-DPG है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर बढ़ा, CO2 बढ़ा, H पॉजिटिव आयंस बढ़े, H पॉजिटिव आयंस बढ़ते ही जो pH है वो कम हो गया और 2,3-DPG भी बढ़ा, यानी कि जो ग्राफ है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया? राइट पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझनी है, वो ये है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ग्राफ जाता है। वहीं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो जाता है और ग्राफ शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। तो जब ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है, इसको एक्सप्लेन किया था बोर ने, एक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको कहते हैं बोर्स इफेक्ट। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये बताई हुई चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे दिस कर्व इज हाईली यूजफुल। ये जो कर्व हमने पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, समझे हैं, उनको पढ़ने के लिए ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए, O2 और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही CO2 बढ़ेगा, H पॉजिटिव बढ़ेंगे, तो ये जो बाइंडिंग है ये क्या होगी? डिसोसिएट हो जाएगी, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा। इन द एल्वियोलाइज वेयर
देयर इज हाई PO2। एल्वियोलाई में जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस वक्त CO2 लो होती है, H पॉजिटिव कम होते हैं, लोअर द बॉडी टेम्परेचर एंड द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन द टिश्यू में क्या होता है, PO2 कम हो जाता है बट CO2 ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी बदलता है, टेम्परेचर भी बदलता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। द कंडीशन आर फेवरेबल, तो जब CO2 के साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है तो ऑक्सीजन को कम होना पड़ता है। तो यहाँ पे ये डिसोसिएशन होता है, किसका डिसोसिएशन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। This is clearly indicates that O2 gets bounded to hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissues। इससे ये clearly mention हो रहा है कि जब टिश्यूज में ऑक्सीजन होता है तो वो कब होगा, जब वो यूटिलाइज हो चुका होगा, तो वहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, डिसोसिएशन होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो चुके होंगे। बट एल्वियोलाई से जब ब्लड में आता है तो क्या शो होता है, एसोसिएशन शो होता है। यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फिजियोलॉजिकल शंट। फिजियोलॉजिकल शंट क्या होती है, एल्वियोलाई से जो ब्लड है वो पास होता है, और किस प्रकार का ब्लड पास होता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि जो एल्वियोलाइज हैं ये अंगूर के गुच्छे की तरह होती हैं, मिलियंस होती हैं, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई में एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ये रिसीव कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एल्वियोलाई को ब्लड सप्लाई करती हैं वो है पल्मोनरी कैपिलरीज, या एल्वियोलर कैपिलरीज भी इनको हम बोल सकते हैं। तो जो आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 100% एल्वियोलाई से पास नहीं होता, उसमें से 2% जो ब्लड है वो डायरेक्टली वेन्स में चला जाता है बिना एल्वियोलाई के पास हुए। 100% जो ब्लड है वो एल्वियोलाई से पास नहीं होता है, 98% ही होता है। जो बचा हुआ 2% है वो यहाँ पे कैपिलरी से और सीधा कहाँ चला जाता है, वेन्यूल्स में चला जाता है। वेन्यूल्स वेन्स के छोटे छोटे ब्रांचेस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल शंट। यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो ब्लड है इधर से आके इधर जा रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। यहाँ से किस टाइप का ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। कितना परसेंटेज है, 98%। बट जो 2% है वो अपना रास्ता अलग कर लेता है, और ये जो रास्ता अलग कर लेता है इसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। 2% ऑफ द टोटल ब्लड actually never pass through the walls of alveoli. Instead, it enters the venule side from the arteriolar side via the conduction zone in the lungs. ये किसके थ्रू एंटर करता है, ये कंडक्शन जोन के थ्रू एंटर करता है। कंडक्शन जोन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंडक्शन जोन कौन सा है, तो इसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने पढ़ा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।